नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। आजादी के प्रतीक तिरंगे के 3 रंग और चौथा नीले रंग का चक्र, लेकिन एमपी की सियासत तो सतरंगी भी नहीं बल्कि बहुरंगी है। अब राजनीति से भले ही वास्ता ना रखते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी एमपी की सियासत की खबरों में आ ही जाएगा। दरअसल आजादी के पर्व से एक दिन पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनता को संदेश दिया। अच्छी बात है, लेकिन संदेश में विपक्षी सत्ताधारी दल को भी नहीं बख्शा। आजादी भी खतरे में बता दी, ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना भी कर दी सत्ताधारी दल की। तो जवाब तो आएगा, और आया भी। शायराना अंदाज में तुकबंदियों के साथ विरोधियों पर हमला बोलने वाले नरोत्तम मिश्रा भी बोले। नरोत्तम की जुबानी ना आजादी खतरे में है, ना संविधान खतरे में है, खतरे में तो कांग्रेस है। दरअसल एमपी के सियासी अखाड़े में कांग्रेस बीजेपी ही 2 बड़े पहलवान हैं, सो मौका कोई भी हो दांव लगाने से नहीं चूकते। हां, राजनीति करिए, आप सवाल भी उठाइए, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के महापर्व के इस खास मौके को तो बख्शा ही जा सकता था। महाडिबेट आज इसी पर करेंगे। हमारे देश की आजादी को नजर लग गई है। लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़कर कुछ ताकतों ने हमें बहकाने का काम किया। उन्होंने झूठे और बड़े सपने दिखाए, जैसे सपने कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिखाए थे। परंतु अंग्रेजों की तरह इन ताकतों की इच्छा भारत का कल्याण करना नहीं है, बल्कि हमारे देश को लूटना है, हमारी आजादी को छीनना है। आज देश के कदम गुलामी की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले 14 अगस्त को पीसीसी चीफ कमलनाथ का जनता को संबोधन का ये छोटा सा हिस्सा, जिस पर खड़ा हो गया सियासी बवाल। इस पर पहली प्रतिक्रिया आई अक्सर सरकार का पक्ष रखने वाले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। वो कहते हैं, न देश खतरे में है, न संविधान खतरे में है तो केवल कांग्रेस। वो सवाल पूछते हैं, आखिर किस हैसियत से आपने देश के नाम संबोधन दिया? 14 अगस्त तो विभाजन की त्रासदी का दिन है। न देश खतरे में, न संविधान खतरे में कांग्रेस है। अब ये कांग्रेस के अपने जो भाव हैं इनके, ये भाव को देश के नाम पे और प्रदेश के नाम पर ये तिरोहित करते हैं। ऐसा संबोधन जैसा कमलनाथ जी ने दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलामी की ओर और किसकी नजर लगी, अब ये सारी बातें पूरी की पूरी कांग्रेस पर लागू हो रही हैं। कमलनाथ के संदेश पर गृह मंत्री के सवाल पर जवाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह का आया। उनके मुताबिक देश में हर हिंदुस्तानी को अपना संदेश देने की आजादी, इसी हैसियत से कमलनाथ का ये संदेश है। देखिए, कौन संदेश देता है नहीं देता है ये अलग बात है। हर हिंदुस्तानी को अपना संदेश देने के लिए आज़ादी है और आज़ाद हिंदुस्तान है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े ओहदे में रहे वही पर संदेश दे। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, संदेश दे सकते हैं और देंगे। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर एमपी में घर घर तिरंगा अभियान भी चला। कांग्रेस भी आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनी, लेकिन सवालों के घेरे में आ गया कमलनाथ का वो संदेश जो उन्होंने 14 अगस्त को दिया था। बीजेपी की आपत्ति संदेश के एक हिस्से पर है। हालांकि इसमें भी कोई दो मत नहीं कि देश आजाद है, सभी को अपनी बात रखने की आजादी है। लेकिन क्या मौका और वक्त मुफीद था ये कहने के लिए कि देश की आजादी को किसी की नजर लग गई? सत्ता में बैठे विपक्षी को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ देना, ये कहना कि देश एक बार फिर गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मौका आजादी के महापर्व 15 अगस्त का था, लेकिन वो मौका भी सियासत से बच नहीं पाया, दूर नहीं रह पाया। और कांग्रेस ने जहां बीजेपी को या ये कहें कि विपक्षी सत्ताधारी दल को निशाने पर लिया, तो जवाब बीजेपी की ओर से भी आया। और जो संदेश में कहा गया उसी पर सवाल बीजेपी की ओर से उठाए गए और निशाने पर कांग्रेस भी आई। चर्चा करेंगे हम 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। उमेश शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है उमेश जी आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मृगेंद्र जी, न्यूज़ 18 के इस खास डिबेट शो में, महाडिबेट में।
भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा चर्चा के लिए। समझना चाहूंगा कि आखिर देश, आजादी, संविधान खतरे में कैसे है? देश में जी, देश की आजादी को 2014 में बताने वाले लोगों को पद्मश्री मिल रही है इस देश में। इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। अगर 2014 में इस देश को आजादी मिली है तो ये 75वां जन्मदिन किस उपहार में मना रहे हैं? और ये जवाब देना कहलाता है। 4 पटियल शेर बोल दिए तो ये जवाब हो गया। जवाब दीजिए, आपके देश की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या देश की आर्थिक स्थिति सत्यानाश नहीं हो गई है? क्या ये रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं कह रहा है कि अभी थोड़ी सी दूर है अभी श्रीलंका? क्या ये जो है देश की जो परिस्थितियां हैं, क्या जो देश का जो फॉरेन रिजर्व वो माइनस नहीं हो रहा है? जितना हमें कर्जा चुकाना है लोगों का, जितना हमें ब्याज चुकाना है, आज उसकी परिस्थिति तो रोज सरकार जो है दूसरे रास्ते से खुद बता रही है और ऊपर से कहती है कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। ये तो देश को तो बता ही रहे हो ना किसी तरीके से। आज देश में बेरोजगारी कहाँ है? आज देश में जो है, अभी मध्य प्रदेश की स्थिति ले लें, जो लोग ये जवाब दे रहे हैं शेरो शायरी पढ़ के, वो बताएं कि जो है तभी मध्य प्रदेश में 2 साल की इस राजनीति में, जब से ये जो सौदे की सरकार बनी, 38 लाख लोग बीपीएल सूची में बढ़ाए जा रहे हैं, जिन्हें जो है राशन भेजा जाएगा वो 1 रुपए थैली वाला, जो 5 किलो की थैली। ये 38 लाख लोग नए कहाँ से आ गए? ये जवाब देंगे नरोत्तम मिश्रा जी या जो है सरकार? ये जवाब देंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? और अगर हम इस पर जो है बात करते हैं तो हमें क्या अधिकार है बोलने का? ये डिक्टेट करेंगे आपके किसको अधिकार है, किसको नहीं अधिकार है? ये भारत की आजादी को डिक्टेट करेंगे, भारत की जो अभिव्यक्ति को डिक्टेट करेंगे। ये जो है इसी के लिए तो चिंता तो रहे देश, और इसीलिए तो ये बात हो रही है। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं उमेश शर्मा जी से। उमेश जी, सुना होगा आपने पूरी बात भूपेंद्र गुप्ता जी की। वो कह रहे हैं कि भाई अब आप तय करेंगे कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, और क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। सवाल उस पर भी नहीं, मैं तो डिबेट के मूल विषय पर जवाब देता हूं। भूपेंद्र जी ने तो बहुत सतही बातें करी है, मैं उनको जवाब देने के लायक नहीं समझता हूं। मैं तो प्रश्न प्रतिप्रश्न खड़ा करना चाहता हूं माननीय कमलनाथ जी के वक्तव्य पर। आखिर कमलनाथ जी वामपंथियों जैसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? कमलनाथ जी का हमने जो देश के नाम संबोधन सुना, हमको तो लगा कि कन्हैया कुमार का भाषण सुन रहे हैं। चेहरा कमलनाथ जी का दिखाई दे रहा था, पर जो भाषा थी वो तो कन्हैया कुमार जैसी बचकानी भाषा थी। एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं, इस समय मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इस तरह का बचकाना बयान कैसे दे सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक राजनीतिक दल की तुलना करेंगे जो राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, और अपनी झोंक में यह भी कह जाएंगे कि इनकी भावना अंग्रेजों की तरह देश का कल्याण करने की नहीं है। अंग्रेजों ने देश का कौन सा कल्याण कर दिया था? यह कमलनाथ जी से हम प्रश्न करना चाहते हैं। और आजादी तो मुझे लग रहा है आजादी को नजर नहीं लगी है, आजादी को तो पर लगे हैं। आजादी के पंखों में तो हौसलों की उड़ान बहुत तगड़े ढंग से भरी जा रही है, चाहे आर्थिक मोर्चा हो या वैश्विक मोर्चा हो। भारत का पराक्रम तो और भारत का लोहा तो पूरी दुनिया मान रही है। जिस समय भी विश्व में कहीं संकट खड़ा होता है या युद्ध की स्थिति बनती है या आपातकाल आता है, चाहे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, ऐसे समय में तिरंगा की महत्वता जो है वो प्रतिपादित होती है। हमने तो मुझे लग रहा है कि वैश्विक मोर्चे पर चौतरफा विजय प्राप्त करिए। आर्थिक मोर्चे पर आप देखिए कि दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, पर इस कोरोना के महाभीषण संकट काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था तो चरमरा ही नहीं। और जिस 5 किलो की झोली की भूपेंद्र जी चिंता कर रहे हैं, वो 5 किलो की झोली तो कोरोना के संकट से उपजे हुए अर्थतंत्र के अंदर जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा था या जरूरतमंद 80 करोड़ लोग थे, उन तक वो अनाज निःशुल्क पहुंचाया गया। उसके लिए तो मुझे लगता है कि धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद तो इस बात के लिए देना चाहिए कि जो अपराध आपकी सरकारों ने पूर्ववर्ती करा था, वो धारा 370 को समाप्त कराए। आपको धन्यवाद तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संदेश में इसलिए देना चाहिए था कि एक दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी और एक विवादित विषय जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ता रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मध्य मार्ग निकालकर उसका रास्ता निकाला गया है। आपको धन्यवाद तो इस बात के लिए देना चाहिए कि ट्रिपल तलाक
तलाक जैसे पाप को खत्म करा गया। आपको धन्यवाद तो इस बात के लिए कमलनाथ जी करना चाहिए था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत के पराक्रम को, इस बात को चुनौती दी कि भारत की तरफ। ठीक है, ये आपके हिसाब से बेहतर हो सकते हैं, कांग्रेस का इस पर हो सकता है कि नजरिया अलग हो। मैं आपकी बात का जवाब भी लूंगा भूपेंद्र जी से, उससे पहले मृगेंद्र जी को चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। मृगेंद्र जी, ठीक है, आप दोनों सियासी दल हैं, दोनों को सियासत करनी भी है तो करिए भी, लेकिन क्या मौका ठीक था जो बातें संबोधन में, अपने संदेश में पीसीसी चीफ ने कही? मृगेंद्र जी। शायद आवाज मृगेंद्र जी तक नहीं पहुंच पा रहे। दोबारा मृगेंद्र जी के पास चलेंगे हम चर्चा। जी भूपेंद्र जी, कुछ बातें आपने सुनी होंगी बीजेपी से, उमेश जी कह रहे थे, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि ये कहा जा रहा है कि गुलामी की ओर देश को ले जाया जा रहा है, ये भी थोड़ा सा विश्लेषण करें इसका क्या मतलब है, कैसे गुलामी की ओर देश जा रहा है? गुलामी कहां से आई थी देश में जी, इसके जरा अध्ययन करिए। 100 पौंड की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंकक्रप्ट कंपनी थी ब्रिटेन की। जब ये कलकत्ते में आई तो 100 पौंड की कंपनी थी और उसने भारत खरीद लिया। हमारे ये जो जिस तरह से आज पूंजीपतियों के हाथ में देश दिया जा रहा है, जो देश बेचा जा रहा है, इसी तरीके से तो जो है देश गुलाम हुआ है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना बना ली। अब भी उन्हें सेना बनाने के लिए हमारी सरकार ने खुद ही व्यवस्था बना दी है, जो उनके यहाँ कल जो है ट्रेंड होकर चौकीदार बनेंगे। ये व्यवस्था तो हो ही रही है। और भूपेंद्र जी, आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन सवाल के साथ एक सवाल और भी है मेरा। वैश्विक जो बाजार के लिए या फिर दरवाजे किसने खोले? नरसिम्हा राव सरकार ने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उनके लिए भारत के दरवाजे खोले। तो फिर क्या आप ये मान रहे हैं कि जो स्थिति आज बन रही है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने से देश डूब रहा है क्या ये जो है गलत नीतियों के कारण देश डूब रहा है? ये सवाल का आप जवाब दीजिए, तब ऐसा प्रश्न खड़ा कीजिए। आज भारत में आप बैंक डूब रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपया आप बैंकों का कर्जा माफ कर रहे हैं अपने दोस्त पूंजीपतियों का, और गरीबों की सब्सिडी छीन रहे हैं। आज जो है आप जो है पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं और आपके पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पूरी दुनिया में गैस की कीमतें घट रही हैं, आपकी यहाँ पर कीमतें बढ़ती चली जा रही हो। आप खुश हो रहे हैं कि हमसे सवाल कर रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था। आप ये बताइए कि अभी सरकार ने खुद बयान दिया है लोकसभा में कि उन्होंने 11,000 करोड़ रुपया जो है गैस की सब्सिडी से फायदा उठाया, बचाए। ये सरकार बता रही। तो फिर गैस सस्ती क्यों नहीं हो रही? गैस की कीमत डबल क्यों हो गई? पूरी बात करने दें आप। ठीक है, मैं जल्दी मचाएंगे तो अब आप जो है फिर बात ही मत है, हम चुप रहेंगे। बताइए क्यों नहीं हो रही? बात करिए आप। तो सुनिए, यही समस्या है और देश इसीलिए डूब रहा है, और इसको हम कहेंगे, जोर जोर से कहेंगे और इन बातों का जवाब दें। ये राम मंदिर जो है इनने नहीं बनाया। राम मंदिर का हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने ये जो है एक फैसला देकर भारतीय जनता पार्टी की दुकान परमानेंटली बंद कर दी। ये तो राम को बेच रहे थे, चंदा खा गए। अभी जो है इस पर भी कमेंट लूंगा मैं जी, उमेश जी से लूंगा कमेंट। उससे पहले मृगेंद्र जी जी ठीक है, भूपेंद्र जी माफी चाहूंगा। मृगेंद्र जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जी मृगेंद्र जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? मृगेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? अरे वो तो कनेक्ट है, चलिए, मृगेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। उमेश जी, गंभीर सवाल आप पर दागते हुए भूपेंद्र गुप्ता जी, दुकान आपकी राम मंदिर को लेकर बंद कर दी परमानेंट सुप्रीम कोर्ट ने। आप मुझे लगा देते हैं जी उमेश जी। शायद उमेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भूपेंद्र जी, ठीक है, बात आप कर रहे थे, मैंने आपको टोका, चूंकि चर्चा में औरों को भी शामिल करना जरूरी है, लेकिन जी कई सवाल हैं जो ठीक है, आप बार बार बात उठती है कि भाई सियासत करिए ना, सवाल उठाइए ना, लेकिन वक्त क्या ये ठीक था क्या? 15 अगस्त 14 अगस्त भूपेंद्र जी, ये वक्त ठीक है क्या कि 15 अगस्त की जो है लाल किले की प्राचीर से आप विपक्ष को गाली दें?
ये बात तो सही है, उस पर आपने सवाल नहीं उठाया, उठाइए। क्या लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया गया वो इस देश की गरिमा के अनुकूल है? ये सवाल मैं आपसे करता हूं, और हजारों आप जनता से सवाल कर लीजिए, जनता क्या कह रही है। तो ये सवाल तो हमें दोनों को एक थाली पर रखना पड़ेगा जब हम तुलना करना चाहते हैं, और हम अगर कोसना चाहते हैं तो किसी को नहीं दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस जो है ऐसे समाप्त नहीं होगी। नेहरू की तस्वीर हटाने से नेहरू खत्म नहीं होगा। नेहरू जो है दुनिया में खड़ा हुआ है, नेहरू की हमारे जो पर्सनालिटी। ठीक है, ये देश में ठीक हो रहा है क्या? आप बताइए। आप जो है स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों में से जो है नेहरू को हटाएंगे और उसमें जो है उन लोगों को बिठा देंगे जिनका इतिहास जो है। जवाब देना चाहते हो उमेश जी आपकी बात का? जी उमेश जी। प्रशांत जी, मुझे लग रहा है हम तो कभी भी नेहरू जी की तस्वीर नहीं हटाएंगे। नेहरू तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पूंजी और राजनीतिक संपदा है, और मुझे लग रहा है कि जो गलत नीतियां करी गई है उस गलत नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तार्किक और मुद्दे आधारित बात करती है। और राम जन्मभूमि को लेकर भूपेंद्र जी जिस मासूमियत से बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, वो तो हम भी कर रहे हैं, पर यही कांग्रेस पार्टी थी जो हलफनामा दायर करके कहती थी कि राम कभी पैदा नहीं हुए। यही कांग्रेस पार्टी थी कि जिसके नेता कपिल सिब्बल ने जाके हलफनामा दायर करा था कि राम जन्मभूमि चुनाव प्रभावित होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो रोजगार के मुद्दे पर भी बात गद्दारी के साथ काम करा है। इनको सब्सिडी समाप्त करने का बड़ा दुख हो रहा है। अरे आप चुप होकर सुनिए ना भूपेंद्र जी, जब आप बोल रहे थे मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री है, शांत होकर सुन लीजिए, उसका नाम लीजिए, वो कौन व्यक्ति था, मंत्री है तुम्हारी कैबिनेट का, नाम लीजिए उसका, क्यों डरते हैं आप? नाम लीजिए ना उसका, आप उसका नाम लीजिए भाई, उसका नाम लीजिए। आपकी कैबिनेट का मंत्री है, उसका नाम लीजिए, आप क्यों डरते हैं? आपकी कैबिनेट का मंत्री है, उसका नाम लीजिए। क्या है कि जब आपके पास तर्क नहीं होते फिर आप बीच बीच में भोंगा लेके खड़े हो जाते हैं। जैसे मदारी मंजन बेचता है ऐसे आप बीच में दुकान लगा लेते हैं। जब आप बोल रहे थे मैं चुप होकर सुन रहा था ना धैर्यपूर्वक, तो अब आप प्रश्न खड़े करें, उनका उत्तर आदरणीय ले लीजिए। आप उसका नाम लीजिए, कौन है वो व्यक्ति जिसने जो है जिसने एफिडेविट दिया था, उसका नाम लीजिए। वो आपकी कैबिनेट का मिनिस्टर है, गरीब आप जो है आपकी कैबिनेट का मिनिस्टर है। क्यों उछल रही है, क्यों इकट्ठा करने का दिल कर रहा है, ये बार बार जी में चलाने की आदत क्यों पड़ गई कांग्रेस की? अरे सब्सिडी समाप्त करी। आपके राजीव बाबू क्या कहते थे, लाल किले से बोले थे ₹1 भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। तो हमने ये जो 85 पैसे की जेब कटाई करते थे, ये 85 पैसे की जेब कटाई हमने रोकी ना। अब जवाब तो सुनो, ऐसे चिल्लाने से कैसे काम चलेगा भूपेंद्र बाबू? आप बताओ 11,000 करोड़ का जो आपने पैसा बचाया है उससे कीमत क्यों नहीं घटाई? बेचने बैठे, कीमत क्यों नहीं घटाई ये बताइए। बार बार आपने जब आप बोलते थे तो मैं कुछ बोला क्या? अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप तो कव्वालों के निराशियों की तरह करते हैं बीच बीच में। अरे प्रशांत जी, चलिए मृगेन जी, आवाज आप तक मिल रही है क्या? आवाज सुन पा रहे हैं आप मृगेन जी? अब आ रही यार, अब तो खत्म होने वाला है यार। जी मृगेन जी, चर्चा बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि भाई जो सियासत हो रही है, आपने 14 अगस्त को जो संबोधन दिया, देश के नाम दिया, प्रदेश के नाम दिया, जिसके नाम भी दिया हुआ आपने, लेकिन क्या आजादी पर सवाल उठाना कि आजादी को नजर लग गई, देश खतरे में है, गुलामी की ओर जा रहा है देश, ऐसी बातें ठीक थी क्या? देखिए, आजादी के उत्सव पर इस तरह की बातें करने किस बात से की, किस मामले में की, ये तो अलग बात है, लेकिन इस तरह की बातें जो होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। कायदे से आजादी के 75वां वर्ष जब मना रहे हैं, तो इसमें जो अब तक हुई चीजें आगे क्या होनी उस पर बात होनी चाहिए। बाकी और बात करने के लिए बहुत सारे समय होते हैं, लेकिन ये उनने कमलनाथ जी ने किस मामले में की, क्यों की, ये देखने वाली बात होगी। आखिर उनने ऐसा क्यों कहा? बिल्कुल ये सवाल है, आखिर ऐसा क्यों कहा। दूसरी बात, एक और बात उठाई गई, गुलामी की ओर देश जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र हुआ। अगर हम जिक्र करें आजादी के बाद, अगर बाहर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए किसी ने खोला देश के दरवाजे, तो वो नरसिम्हा राव सरकार थी। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं जाके फिर आप क्या कांग्रेस की ओर इशारा कर रहे हैं क्या मृगेन जी?
नहीं देखिए, अब इशारा वो किसी और कर रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस की ओर कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो दरवाजे खोले गए थे नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी ने, जिसके कारण देश के विकास में तेज गति से हुआ, विदेशी कई कंपनियां भी आई, लेकिन ईस्ट इंडिया के मामले में क्यों कहा, ये भी एक सवाल है कि आखिर उन्होंने क्यों कहा, किस बात को लेकर कहा ये चीजें। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, मृगेन जी, भूपेंद्र जी, उमेश जी, आपका तीनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बस इतना ही।